Good morning. I, Dr. Yogendra Singh, Assistant Professor, Defence Studies, Government College, Kharkhoda. My topic is India's Maritime Strategy and Naval Security. जैसा आप सबको पता है, भारत की सामुद्रिक रणनीति कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का जो समुद्र क्षेत्र है वो काफ़ी फैला हुआ है। 7500 किलोमीटर से ज़्यादा हमारी कोस्टल लाइन है, उसकी सुरक्षा, उसके साथ साथ हमारे अनेकों समुद्र हित हैं जिनको बनाए रखने के लिए हमें एक मजबूत मैरीटाइम स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो शुरुआत में हम हमारे समुद्र की स्थिति देखते हैं, किस प्रकार से हमारा फैला हुआ समुद्री क्षेत्र है। भारत का विशेष समुद्री स्वरूप और इसकी महत्वपूर्ण भौगोलिक रणनीति स्थिति ऐसे दो कारण हैं जो एक राष्ट्र के रूप में उसकी उन्नति, विश्वव्यापी संस्कृति के रूप में उसके विकास को दर्शाते हैं। इसकी महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय स्थिति और दोनों ओर द्वीप समूहों की श्रृंखला होने के कारण हिंद महासागर के रणनीतिक समुद्री मार्गों पर नज़र रखी जा सकती है, जिससे इसकी सुरक्षा तथा संपन्नता समुद्र से जुड़ जाती है। उत्तरी सीमा क्षेत्र के असमतल इलाकों और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के कारण भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों और दुनिया के साथ जुड़ने और व्यापारिक संबंध बनाने का समुद्र एक प्रमुख माध्यम और मार्ग है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विदेशों से होने वाले व्यापार के मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो 90% और मूल्य के हिसाब से 70% समुद्री रास्ते से व्यापार किया जाता है। पिछला दशक भारत के समुद्री परिवेश पर निर्भर का साक्षी रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक, सैन्य, प्रौद्योगिकीय क्षमताएं बढ़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार हुआ है तथा इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और राजनीतिक हित धीरे धीरे हिंद महासागर के क्षेत्र से आगे फैल गए हैं। आज इस बात में कोई संदेह नहीं, 21वीं सदी भारत के लिए सेंचुरी ऑफ द सी अर्थात समुद्री शताब्दी होगी और विश्व में भारत के उत्थान में समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। समुद्र और समुद्री सुरक्षा के बारे में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है, एक राष्ट्र की अच्छी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का समुद्र से गहरा संबंध होता है। न केवल व्यापार की दृष्टि से बल्कि समुद्र में उसकी सुरक्षा पर उभरते खतरों का सामना करने की दृष्टि से भी। उच्च विकास दर प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हमारी समुद्री सीमाएं, परिसंपत्तियां सुरक्षित, स्थिर तथा शक्ति प्रदान करने वाली हों। भारतीय समुद्री क्षमता के प्रमुख घटक के रूप में देश के समुद्री हितों की रक्षा करना भारतीय नौसेना का चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये उन्होंने समुद्र की महत्वता, समुद्री क्षेत्र में हमारे अधिकार क्षेत्र, हमारे बंदरगाह, हमारे सी एसेट्स के बारे में उन्होंने कहा है। अब इंडियाज मैरीटाइम स्ट्रेटजी एंड नेवल सिक्योरिटी के बारे में इतिहास क्या बताता है। पृथ्वी के 70% भाग पर समुद्र है, जिसमें 97% हिस्सा पानी का है और समुद्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां खोजबीन के शौकीन या यूं कहें इन्वेडर्स या एक्सप्लोरर्स वो मोस्टली समुद्री रास्ते से ही आते हैं, समुद्र को ही मुख्य मार्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। शताब्दियों से समुद्र व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयोग होता आ रहा है, क्योंकि समुद्र के रास्ते व्यापार करना सस्ता पड़ता है। आप आज के भी व्यापार को या व्यापारिक मार्गों पर दृष्टिपात करते हैं तो ये सामने निकल के आता है कि अधिकतर व्यापार समुद्र के ही रास्ते होता है, चाहे वो कितना ही मजबूत राष्ट्र, आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र क्यों ना हो, फिर भी वो अपने व्यापारिक मार्गों के रूप में समुद्री रास्ते को ही इख्तियार करता है।
पुराने समय में रोमन, इजिप्टियन, मेडिटेरियन, पर्शियन, इन सभी ने समुद्री रणनीति में सहयोग किया है, या यूं कहें समुद्री रणनीति के बारे में विशेष ध्यान दिया है, गंभीरता से काम किया है। भारतीय उपमहाद्वीप भी इस बात से पीछे नहीं रहा है। चाहे वो हड़प्पा काल से ही हम बात करें, हड़प्पन काल में गुजरात के तट पर एक डोक का निर्माण किया गया था। भारत के चोल साम्राज्य ने भी सबसे बड़ी नौसेना का गठन किया था। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में समुद्र का रणनीतिक महत्व, समुद्री मार्गों, नौसेनाओं की निर्णायक भूमिका पर गंभीरता से चिंतन मंथन किया है और बहुत सारा उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अब हम जो समुद्री नीति का निर्माण करते हैं, उस समुद्री नीति के निर्माण या समुद्र नीति या मैरीटाइम स्ट्रेटजी के निर्माण में ऐसे कौन से निर्धारक तत्व हैं जिन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। समुद्री सुरक्षा रणनीति के स्वरूप का निर्धारण करने वाले प्रमुख तत्व में व्यापक समुद्री रणनीति आदेश, विशिष्ट समुद्री सुरक्षा से जुड़े घटक शामिल हैं। ये दोनों समग्र रणनीति के स्वरूप का निर्धारण करने वाले प्रमुख और प्रभावी तत्व हैं। भारत के समुद्री हितों के क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। समुद्री रणनीतिक अनिवार्यता के दायरे में भारत के संबंध उन समुद्री क्षेत्रों से भी हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं। इनमें भारत की अद्वितीय समुद्री भौगोलिक स्थिति भी शामिल है। हिंद महासागर वैश्विक व्यापार और वाणिज्य का केंद्र है, जिसमें भारत की स्थिति केंद्रीय है तथा पहुंच संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र तक है। भारत की समुद्री आर्थिक गतिविधियों का व्यापक रूप से विस्तार हो रहा है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, नौवहन, मछली पकड़ना तथा विदेश में काफ़ी भारतीय निवेश और नागरिक शामिल हैं। अपने विदेशी व्यापार तथा ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत समुद्र पर बहुत अधिक निर्भर है। इनमें अपरिष्कृत तथा तरल हाइड्रोकार्बन का आयात, शोधित उत्पादों का निर्यात, समुद्र से दूर स्थित क्षेत्रों का विकास तथा पूरी दुनिया में आर्थिक साझेदारी शामिल है। भारत की व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा, गहरे समुद्री खनन क्षेत्र का विकास, अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशनों की सहायता करना, ये सभी या इसके SLO, जिनको हम सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, अर्थात समुद्री मार्गों पर निर्भर करते हैं। इन सभी घटकों ने भारतीय SLOs की सुरक्षा को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है तथा समुद्री मार्गों, अंतर्राष्ट्रीय नौवहन और भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए नौ संचालन की स्वतंत्रता के महत्व को बढ़ाया है। अब ये 3 बिंदु ऐसे निकल के आए हैं जिन पे विशेष तौर पर फोकस किया जाता है। उनमें सबसे पहला है वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत के राष्ट्रीय हितों पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए समुद्री व्यापार और ऊर्जा मार्गों, विशेषकर हिंद महासागरीय क्षेत्र की रक्षा एवं सुरक्षा है। दूसरा, नौ संचालन की स्वतंत्रता को बनाए रखने तथा समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था, विशेषकर समुद्र से जुड़े कानूनों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त करना ताकि सर्वांगीण विकास हो सके। नंबर 3 पे विभिन्न देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और समन्वय की व्यापक संभावना तथा महत्वपूर्ण, जिससे समक्ष आने वाले समुद्री खतरों का मुकाबला किया जा सके। ये ऐसे बिंदु हैं जो किसी भी राष्ट्र की समुद्री रणनीति को प्रभावित करते हैं। इन बिंदुओं पर अगर राष्ट्र फोकस नहीं करता, ध्यान नहीं देता, तो उसकी समुद्री नीति मजबूत नहीं बनती या वो एक मजबूत समुद्री रणनीति का निर्माण नहीं कर पाता। अब समुद्री नीति का निर्माण क्यों किया जाता है, या कहें एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, भारत की समुद्री रणनीति के एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हम
अब उन पे हम प्रकाश डालते हैं। भारत की समुद्री सुरक्षा का लक्ष्य राष्ट्रीय समुद्री हितों को सदैव प्रतिरक्षित करना है। अगर हम अपने राष्ट्रीय हितों को नहीं ध्यान में रख के समुद्री नीति का निर्माण करेंगे तो उस समुद्री नीति का कोई फायदा नहीं होगा। अब हमारे कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय हित हैं या समुद्री हित हैं जिन पर समुद्री नीति में फोकस किया जाता है या उनको साधने के लिए समुद्री नीति का निर्माण किया जाता है। सबसे पहला है भारत के खिलाफ संघर्ष तथा बल के प्रयोग को रोकना। कोई भी राष्ट्र जो हमारे समुद्री मार्गों को, समुद्री सुरक्षा को, हमारी कोस्टल लाइन को चुनौती देता है, उस चुनौती को किस प्रकार से खत्म करना है, ये हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, समुद्री सैन्य अभियान का संचालन इस प्रकार करना जिससे भारत के हितों के पक्ष में संघर्ष की स्थिति शीघ्र समाप्त हो जाए। अनेकों अभियान चलाए जाते हैं, वो अभियान जो हमारी सुरक्षा को बचाते हैं या सुरक्षा को बनाए रखते हैं, वो अभियान हमारी समुद्री रणनीति का हिस्सा होते हैं। भारत के समुद्री हितों के क्षेत्र में संपूर्ण सुरक्षा बढ़ाने के अनुकूल और सकारात्मक समुद्री माहौल बनाना। हमारी सुरक्षा को ध्यान में रख के हमने किस प्रकार का एक स्ट्रेटजिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, सी स्ट्रेटजिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, वो भी हमारी समुद्री नीति का लक्ष्य होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है हमें एक ऐसे सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाना है जो हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। भारत की तटवर्ती और तट से दूर स्थित परिसंपत्तियों की सुरक्षा से या समुद्र पर उठने वाले हमलों और खतरों से रक्षा करना। समुद्र क्षेत्र में अनेकों खतरे होते हैं। हमारे व्यापारिक जहाज जहाँ से गुजरते हैं, समुद्री मार्ग जिनको बोलते हैं, उनकी सुरक्षा, हमारी द्वीपीय स्थिति कहीं है समुद्र में, उसकी सुरक्षा, हमारी बंदरगाहों की सुरक्षा, समुद्र के मार्ग से आतंकवादी कार्यवाही ना हो, उनको किस प्रकार से टैकल करना है, उनको किस प्रकार से काउंटर करना है। ये समुद्र में पायरेट्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उन पायरेट्स को काउंटर करना, ये भी हमारी समुद्री सुरक्षा का या समुद्री सुरक्षा रणनीति का लक्ष्य होना चाहिए। आवश्यक समुद्री सैन्य शक्ति का विकास तथा भारत की समुद्री सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को कायम करना। हमारी सुरक्षा को क्या क्या खतरे हो सकते हैं, किन किन से खतरे हो सकते हैं, उनकी क्या क्षमता है और उनकी क्षमता को ध्यान में रख के हमें अपनी नौसेना और तटरक्षक बल को कितना मजबूत करना है, इसका भी चिंतन मंथन करके इससे संबंधित भी हमें रणनीति बनाने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम नौसेना खड़ी कर लेंगे, समुद्री रणनीति की बात कर लेंगे, लेकिन वास्तविक रूप से समुद्री नीति के समुद्री नीति के जो एम हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें एक मजबूत समुद्री रणनीति बनाने की जरूरत है। इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं हमारा जो हिंद महासागर है वो पुराने समय से ही प्रतिस्पर्धा का स्थान रहा, प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र रहा है। चाहे वो अंग्रेजों के समय की बात करें या फिर हम शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद की स्थिति आप हम देखें या वर्तमान स्थिति हम देखें। पुराने समय में ब्रिटेन का यहाँ एक द्वीप होता था, अब वो अमेरिका का द्वीप है। इसके साथ साथ चीन भी इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ हमारे ईरान में, यूएई में, ओमान में, सेशेल्स में, मॉरिशस में, मेडागास्कर में, अनेकों और ऐसे आइलैंडिक एरियाज हैं, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मालदीव्स में, अंडमान निकोबार जो हमारे द्वीपीय क्षेत्र है उसमें, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, इन सभी में हमें कुछ ना कुछ ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जिनको बचाने के लिए हमें एक मजबूत समुद्री रणनीति की जरूरत है। इसके साथ साथ हमें इस क्षेत्र में सबसे बड़ा खतरा किससे है? इस क्षेत्र में हम सबसे बड़े खतरे की जो चुनौती को या सबसे बड़े खतरे को हम सामना कर रहे हैं वो चीन से है। चीन अपने वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से हमारी समुद्री सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। चीन
चाइनीज न्यू सिल्क रोड के माध्यम से हमारी समुद्री सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। इस मैप के आधार पर आप देख सकते हैं कि चीन ने श्रीलंका में, म्यांमार में, सिंगापुर में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, या यूं कहें पश्चिम एशिया में, या फिर दक्षिण चीन क्षेत्र में, या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, सबके साथ वो जुड़ने की प्रयास में है। इसलिए चीन की जो घेरने की रणनीति है या हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने की रणनीति है, साउथ चाइना सी में प्रभाव बढ़ाने की स्थिति है, प्रशांत महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयास हैं। इन सब प्रयासों को हम किस तरीके से चीन के इन प्रयासों को काउंटर कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी समुद्री सुरक्षा को जो चुनौती है वो चीन से है। क्योंकि हमारे आसपास के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हिंद महासागर में किसी की प्रेजेंस है तो वो अमेरिका की है। अमेरिका और हमारे दोस्ताना संबंधों को ध्यान में रखा जाए तो हमारे को अमेरिका से कोई ऐसी बड़ी चुनौती नहीं है। चुनौती है तो चीन से है। चीन की चुनौती से निपटने के लिए हमें अपनी मजबूत मैरीटाइम स्ट्रेटजी बनानी अति आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चीन हमें इस क्षेत्र में पीछे छोड़ देगा और हमें घेर लेगा। हमारी चारों तरफ जिस तरीके से ये जो मैप में दिख रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी वन रोड वन बेल्ट चाइनीज सिल्क रोड या सिल्क रूट पे जो काम कर रहा है या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पे काम कर रहा है, इन सब रणनीतियों को ध्यान में रख के हमें एक मजबूत और प्रभावशाली समुद्री नीति का निर्माण करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हिंद महासागर से जुड़े हुए हमारे अनेकों हित हैं जो कमजोर पड़ते चले जाएंगे। अगर हम अपने उन समुद्री हितों को सुरक्षित ही नहीं कर पाए तो हमारी नौसेना का क्या फायदा या हमारी समुद्री रणनीति का क्या फायदा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो विषय था वो संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।